ये हम छोड़ने वाले नहीं है सरकार को। ये सब थोड़ी ना कि हायर एंड फायर करके आप चलते बने और सब कुछ बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर अ पुअर डेवलपिंग कंट्री। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जो है देश और विदेश के यूनाइटेड हैं और वो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को अपने फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। पूरा देश बंद है, सरकार को चेतना चाहिए और वार्ता पे आना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। ये सरकार आज़ादी के दौरान भी जो इनकी स्वयं सेवक संघ थी वो अंग्रेजों की भक्ति की थी। मजदूर भड़क चुका है, अब इस कहीं चैन से बैठने वाला नहीं है मजदूर। बुरा हाल है चारों तरफ, आप देख रहे हो जो हालत है। यूएस डील से बहुत ज्यादा फायदा होगा मजदूरों और सबको। नहीं, किसानों के तो बिल्कुल एंटी है, वो बेकार है। किसान तो वैसे मेरा बड़ा कहाँ से ये करके दिखाएंगे। और मजदूर को कुचलने के लिए कानून है ये। जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है, खाना इतना जरूरी नहीं है, लड़ना इतना जरूरी है। यहाँ की उस पे तो 0% टैक्स है, जो सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स है। 0 और 18 में कौन सा फायदा हुआ, किसानों का क्या फायदा होगा? आप देखिए, जब 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं पे पाला जा रहा है 140 करोड़ में से, वो सबका साथ कहाँ से हो गया? उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनके घर कैसे बनेंगे? वो कैसे शादियां करेंगे? ये बात अब शुरू नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी डर में है, किसी प्रेशर में है, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल है। पर मैम, मजदूर, इतनी बड़ी सरकार, इतनी ताकतवर सरकार को कुछ कर पाएगी क्या मैम? अंग्रेज भी बहुत ताकतवर थे और कहते थे हमारा सूरज नहीं डूबेगा। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस देश में अपनी आवाज उठाना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करना, वो भी अपराध हो गया है। मतलब बहुत ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार, ये देश, ये सिस्टम कैसे हमारे साथ न्याय करेगा, कैसे हमारे मजदूरों के साथ न्याय करेगा, और कब तक हम ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब तक हम आवाज उठाने के लिए जेल जाते रहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी रेहड़ी पटरी लगे, गरीबों का जो है मान लिया रोजगार में कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई, आजकल तो ये पहचान बड़ी परेशानी है, दाढ़ी टोपी लेकर। यही तो संघर्ष है, इसी का नाम तो संघर्ष है, यही तो पहचान की बात है। और हम सभी लोग, सभी दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं। जारी रहेगी, अभी ये लंबी लड़ाई है। आप स्टेटमेंट तो दीजिए, जब देश में अनिल अंबानी का नाम उठ रहा है तो सरकार बताए क्या वो गिल्टी है, क्या वो इनोसेंट है, एप्स्टीन फाइल में उसका क्या रोल है। तो ये प्रोटेस्ट है, कम्युनिस्ट लड़ेगा, सोशलिस्ट लड़ेगा इस मुल्क का, और देश बचेगा अगर कम्युनिस्ट बचेगा। जब 50% था तो भी मास्टर स्ट्रोक, 0% है तो भी मास्टर स्ट्रोक, 18% है तो भी मास्टर स्ट्रोक। कल मोदी बोलेंगे मैं चाइना जा रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक, बोलेंगे चाइना के साथ नहीं हूँ तो मास्टर स्ट्रोक। और क्या रिलेशनशिप आपकी रहेगी अब चाइना और रशिया के साथ? कौन इस मुल्क को ट्रस्ट करेगा? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या मजाक? आप फिर चले गए ट्रंप के पास, क्यों? क्योंकि आपकी कुछ सीक्रेट्स उसके हाथ में है। तो ये चीजें हैं और देश को खड़ा होना पड़ेगा, देश खड़ा होगा। मैं पुलिस अधिकारियों को यहाँ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को खराब करने का काम ना करें। इंकलाब लड़ेंगे, 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 जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान था। मजदूरों का 4 कानून जो आए हैं, जिसे काला कानून ये लोग कह रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मजदूरों के हक का एकदम से दमन होगा। और साथ में जो अभी यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई है उस पर भी लेके किसानों के साथ जो हो रहा है, इन सब चर्चों को लेकर यहाँ पे यूनियन आई है। तो आप देख सकते हैं पूरा माहौल है। हम जंतर मंतर पर हैं हम लोग। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या आज का उनका आने का यहाँ पर मकसद है। यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आज तो काला कानून है, उसके संघर्ष उसके सभी खिलाफ है। अंधेरगर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है। ऐसे अंधेरगर्दी नहीं होनी चाहिए। मजदूर भड़क चुका है, अब इस कहीं चैन से बैठने वाला नहीं है मजदूर। बुरा हाल है चारों तरफ, आप देख रहे हो जो हालत है। कोई भी कानून अपनी मर्जी से खत्म कर देते हैं, मर्जी से चला देते हैं। जो भी हालत है आज आपकी नजरों में। पर आज तो कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज हमारे यहाँ कर्मचारी रेलवे के भी, डीटीसी के भी, दिल्ली जल बोर्ड के भी, अपने डेसू भी, डिफेंस, सारी यूनिट जो आज सारी सड़कों पर उतरी है। अगर सूखी है तो कहाँ है? हम बोलते तो थर्ड पोजीशन पे कहाँ है? फिर क्यों राशन बांट रहे हैं? क्यों मजदूरों के लिए बुरा हाल कर रखा है? सारी तरफ, चारों तरफ बुरा हाल है। ऐसे कहने से अपने आप में घर बैठे बैठे थर्ड बना लेते हैं, अपने आप ही सेकंड बना लेते हैं, अमेरिका से मुकाबला करते हैं। यहाँ की जनता का आप हालत देख रहे हैं, कैसी हालत है? बुरी हालत है। दूसरा कहा जा रहा है यूएस डील से बहुत ज्यादा फायदा होगा मजदूरों और सबको। नहीं, किसानों के तो बिल्कुल एंटी है, वो बेकार है,
बुरा हाल है, वो कुछ नहीं है, सब एंटी है। वो कहने की बात है, किसानों के तो मरने की नौबत आ जाएगी। 25% इसी ढंग से लगा के भी ढंग से, ये मिली जुली सियासत है। किसान तो वैसे ही मेरा बड़ा, कहाँ से ये करके दिखाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग हैं, फिर विरोध प्रदर्शन है। आज भारत बंद का ऐलान है, सारी यूनियन यहाँ पर आई है। मजदूरों के जो 4 कानून लाए गए हैं जिससे मजदूरों का और आम गरीब आदमी का जो नुकसान होने वाला है, आज इसी पर बात होगी। और उस तरफ भी पूरा है, हम लोग जंतर मंतर पर हैं, उधर महाबोधि महाविकास की बात हो रही है। 4 जो लेबर कोड है, ये लोग समझ नहीं पा रहे इसका क्यों विरोध हो रहा है। सब समझ में आ रहा है, ये तो मेरे ख्याल में आपने ऐसा सवाल कर दिया, ये सबको समझ में आ रहा है। ये सारा साफ है कि क्या मतलब हुआ कि जो इतनी मजदूरों ने जो लड़ाई लड़ी और इतनी लड़ती है, वो ये सब उसको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ये सब समझ में आ रहा है। ये सारा पूंजीपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए और मजदूर को कुचलने के लिए कानून है ये मजदूर समझ में आता है। ये यहाँ पे कोई आपको मजदूर के अलावा और कोई आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके क्या हक हैं और किस तरह से हक के ऊपर ये जो है कब्जा कर रहे हैं, किस तरह से, और उसका विरोध करना जरूरी है। जी। तो आज यहाँ से क्या संदेश आप लोग भेजने के? संदेश का, ये तो लड़ाई जारी है और जब तक इसको नहीं ख़त्म नहीं करेंगे ये, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, बाकायदा जारी रहेगी और रहनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदा लड़ना, जीना है तो लड़ना होगा। ये नारा है मजदूरों का। जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है, खाना इतना जरूरी नहीं है, लड़ना इतना जरूरी है। जी चलिए, देखिए, जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है। चौधरी साहब, ये बताया जा रहा है कि यूएस जो डील हुई है उससे मजदूरों, किसानों सबका फायदा है, और आप कह रहे हैं कि सब लुट गए। उससे किसानों का, मजदूरों का क्या फायदा है, जब सारा यहाँ की उसमें तो 0% टैक्स है, और जो सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स है। 0 और 18 में कौन सा फायदा होगा, किसानों का क्या फायदा होगा? जो बाहर से सामान आएगा वो महंगा होगा, बल्कि बाहर के किसानों को सब्सिडी भी मिलती है, हिंदुस्तान के किसानों को सब्सिडी भी नहीं मिलती। यहाँ का उत्पाद महंगा होगा तो कौन खरीदेगा उसको? ये सारा देश का किसान और मजदूर इन्होंने बर्बाद कर दिया। किसानों के साथ मजदूर भी बहुत लगे हुए हैं, जो कृषि मजदूर हैं वो भी सारे बर्बाद हो जाएंगे। जब यहाँ हिंदुस्तान में जो चीज़ महंगी आएगी, उसको हिंदुस्तान की चीज़ सस्ती होगी और बाहर की चीज़ महंगी होगी, तो कैसे ये किसानों के फेवर में हुआ? एक ये भी समझाइए, जो ये 4 कानून है लेबर का, इससे आम मजदूर को क्या फर्क पड़ रहा है? ये सारे एंटी लेबर हैं, सारे मालिकों के फेवर में हैं, प्रो एम्प्लॉयर हैं। इससे मजदूर बर्बाद हो जाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, ओवर टाइम कम कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ा दिए, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पूरा वेतन नहीं, सारा आउटसोर्स कर दिया। तो आउटसोर्स सारा किया है तो उसको पूरा वेतन नहीं, सारा जो वेतन है उनके हिस्से का जो वेतन है, जो न्यूनतम वेतन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी जो तय होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी न्यूनतम वेतन तय होता है, समान काम का समान वेतन होता है, इसमें सारी चीज़ें एबोलिश कर दी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को भी एबोलिश कर दिया, ट्रेड यूनियन एक्ट को एबोलिश कर दिया, फैक्ट्री एक्ट को एबोलिश कर दिया, और जो ID एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट्स कर दी। उसमें सब मालिकों के फेवर में, मालिक जब चाहे मजदूर को कान पकड़ के बाहर निकाल सकता है। ये सारा बर्बाद कर दिया और कृषि मजदूर बर्बाद कर दिया। 80% मजदूर हैं, कृषि मजदूर हो या वैसे नौकरी करने वाले, वो सारे बर्बाद, किसान बर्बाद। ये देश क्या चाहता है? केवल पूंजीपति यहाँ राज करेंगे। और ये आज ये पहला वो है स्ट्राइक है इस समय में। मोदी को चेतावनी दी, मोदी ने कोई मीटिंग नहीं करी, श्रम मंत्री ने कोई मीटिंग नहीं करी, ना कर्मचारी जो प्रतिनिधि है, त्रिपक्षीय समझौता होता है उसमें कोई मीटिंग नहीं, ILC की मीटिंग नहीं, ILO की मीटिंग नहीं। तो ये सब बर्बाद करने की साजिश है। तो चलिए, देखिए, आइए और लोगों से बात करते हैं। कोई 2 राय रह गई, जब 80 करोड़ आदमी को 5 किलो गेहूँ दिया जा रहा है, उनके लिए 2 हाथ में काम नहीं है, तो देश का निर्माण कैसे होगा? तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति जो हैं देश और विदेश के यूनाइटेड हैं, और वो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को अपने फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। उसका मुकाबला देश का कामगार, देश का किसान, देश के दूसरे जो साथी हैं जो इन पूंजीपतियों की नीतियों के खिलाफ हैं, वो हमारे साथ आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा देश बंद है। सरकार को चेतना चाहिए और वार्ता पे आना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, ये हमारा कहना है। सर, पर प्रधानमंत्री मोदी जी हर रैली में कहते हैं सबका साथ सबका विकास और अंतिम श्रेणी तक को विकास पहुंचेगा। भैया आप आप देखिए, जब 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं पे पाला जा रहा है 140 करोड़ में से, वो सबका साथ कहाँ से हो गया?
उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनके घर कैसे बनेंगे, वो कैसे शादियां करेंगे, सामाजिक जिम्मेवारी कैसी पूरी करेंगे, और देश का निर्माण कैसे होगा 80 करोड़ का अगर प्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं है तो। और किसान के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेक कर जो उनकी नीतियों का समझौता किया, किसान बेचारा खून और पसीने से अपनी फसल का उपज करता है, अब वो अमेरिका की प्रोडक्ट हमारे देश में खुले बॉर्डर को आके लगेगी तो हमारा किसान तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। कल राहुल गांधी ने संसद में कहा कि देश को बेच दिया गया है, इसमें कितना सहमत है? देखिए वो राजनेता हैं, वो राजनेता की अपनी पॉलिटिक्स बात करेंगे, परंतु हम मजदूर हैं, हम मजदूर की बात करेंगे। मजदूर सारे मंच पर यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम मजदूर के हित की बात करेंगे, किसान के हित की बात करेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। चलिए शुक्रिया सर। तो आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। मैम अब तो फिर वैसे ही हो गया जैसे अंग्रेज हम पे नजर रखते थे, अब अंग्रेज हमें देखेगा कि कितना हम किससे खरीद रहे हैं, किससे बेच रहे थे। हाँ, इसलिए कि ये सरकार आज़ादी के दौरान भी जो इनकी स्वयंसेवक संघ थी वो अंग्रेजों की भक्ति की थी। इन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध कभी लड़ा ही नहीं, देश की आज़ादी के लिए ये कभी खड़े ही नहीं हुए, इसलिए इनसे इस किस्म की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा ये है कि इनकी जो फलसफा है वो फासीवादी नाजीवादी है, और फासीवाद नाजीवाद दूसरों पे ऊपर नजर रखे बिना, CID कराए बिना, उन पे जबरदस्ती कानून थोपे बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये उस सोच का हिस्सा है इनके, हम हैरान नहीं है इनके इस बिहेवियर से। पर मैम कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक के 18% पे डील हो गई, सबका फायदा हो गया। इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। ये सच्चाई छुपा रहे हैं कि हिंदुस्तान का सारा सामान जो अमेरिका जाता था वो मैक्सिमम 3% की टैरिफ पे था, अब वो 18% हो गया है, तो 6 गुना हो गया। तो ये झूठ किससे बोल रहे हैं? इंडिया में जो आता था अमेरिका की आइटम्स पे हम 10 to 40% वेरिंग फ्रॉम आइटम्स उनके ऊपर लगता था, आपने 0 कर दिया, तो आपने उनको कहा आओ हमारे बाजार का इस्तेमाल करो, और यहाँ का छोटा उद्योग, छोटा ट्रेड और यहाँ का किसान वो पिट जाएगा। मैम ये बात अब शुरू नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी डर में है, किसी प्रेशर में है, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल है। एक तो ट्रम्प बार बार बोलते हैं मैंने सीज फायर कराया था, फिर वो ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके मुझे कहा अच्छा मैं युद्ध रोकूंगा। जब उन्होंने ट्रेड और बिजनेस की कही तो सबसे ज्यादा बिजनेस की डील्स किसकी है? अडानी की है। तो अडानी की डील्स ना कैंसिल हो जाए ये भी नरेंद्र मोदी का जहन में होगा, तो इसलिए ले दे के ये कारपोरेट घरानों के लिए खड़े हैं। उनका हित कहीं भी हार्म होता है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका हित हार्म होगा तो ये टेंशन में आ जाएंगे। इनको वो सब कुछ करना है जो अपने मित्रों को ये बचा सके। अब अपने मित्रों को बचाने के चक्कर में वो हिंदुस्तान को ही गर्त में डालना चाहे तो ये तो इजाजत हम देंगे नहीं, इसलिए लड़ेंगे। पर मैम मजदूर, इतनी बड़ी सरकार, इतनी ताकतवर सरकार को कुछ कर पाएगी क्या मैम? अंग्रेज भी बहुत ताकतवर थे और कहते थे हमारा सूरज नहीं डूबेगा, और बहुतों ने कुर्बानियां दी। लोग कहते थे ऐसे ही मरते रहोगे कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन भगत सिंह सरीखे जो नौजवान हुए उन्होंने कहा ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, हम नहीं रहेंगे, लड़ाई चलती रहनी चाहिए और अंततः गतवाद साम्राज्यवादियों को जाना होगा। ये जो यकीन है अवाम के बीच में, उनकी ताकत के बीच में, लड़ने वालों के बीच में, वो यकीन बना रहेगा तो ये कौन से खेत की मूली है? अंग्रेज चले गए, 56 देशों पे राज किया था उन्होंने और हिंदुस्तान उनमें से सबसे बड़ा कॉलोनी थी उनकी, तो भगाया ना उनको। कितनी सरकारें आई और गई, तो जनाब ये कैसे टिक जाएंगे? टिक गए हैं ये 10 साल, इसका मतलब ये नहीं हमेशा टिकने वाले हैं। जो वातावरण देश में बन रहा है वो चिंता भी इनको सता रही है। जितने इनको ड्रामेटिक्स करने होते हैं वो काफी पूरे होते चले जा रहे हैं, नए ड्रामेटिक्स खोजने में भी इनको दिक्कत लगेगी। एक बार अवाम तैयार हो जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत लोग भगा देते हैं। अभी आपने गुरु गोलकर का जिक्र किया था, वो जरा हमारे ऑडियंस को समझा दें। देखिए इनके जो फाउंडर थे वो तो हेडग्वार थे,
जिन्होंने फ्रैंकली कहा था कि नाजीवाद फासीवाद हमारी फिलॉसफी है, और जिन्होंने कहा था हिटलर और मुसोलिनी हमें प्रेरित करते हैं, और जिन्होंने कहा था अंग्रेजों से हमारी लड़ाई नहीं है, जिन्होंने कहा था ये जो नौजवान अपनी जानें दे रहे हैं ये भटके हुए, हम इनको समझाएंगे, जिन्होंने ये भी कहा था जब पूछा गया फिर लड़ोगे किससे, उन्होंने कहा क्रिश्चियन से, मुसलमानों से और लाल झंडे वालों से, ये उन्होंने कहा। अब इनके जो अगले गुरु थे वो गुरु गोलवलकर थे। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट लिखे, उसमें सीधे सीधे ओपनली रख दिया इनकी हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है, कि एनीबॉडी एल्स, जो इनकी हिंदू की परिभाषा इनकी है। हिंदू धर्म तो बहुत व्यापक है, उसमें एक परिभाषा नहीं है, उसमें बहुत भगवान, बहुत देवी देवता और बहुत तरीके हैं उनको मनाने के, वो एक समता वाला नहीं है, ये एक रूपता करना चाहते हैं। उन्होंने इनके हिसाब से जो हिंदू है वही रहेगा इस देश में, बाकी सब लोग जो हैं उनको द्वयम दर्जे के नागरिक बन के रहना होगा। मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हूँ, गुरु गोलवलकर की उस किताब को रद्द करें, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो ये उनके चेले हैं, उनके विचारों पे चल रहे हैं। तो उनका विचार था किसी देश पे मजबूती से राज करना है, अपने 2-3 मित्र चुन लीजिए और सारे प्राकृतिक साधन, संपदा और धन दौलत उनके हवाले कर दीजिए, और 90% से ज्यादा लोगों को भुखमरी के कगार पे रखिए, आप बहुत मजबूती से राज करोगे। तो ये फिर गुरु गोलवलकर के चेले हैं, गुरु हेडगेवार के चेले हैं, और जो मर्जी बोले उसके बाद के जितने गुरु रहे इनके गुरु रहे हैं, और अब भागवत जी इनके गुरु हैं जो हर रोज अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। तो इनका ले दे के इस देश की स्वतंत्रता से, आज़ादी से, संप्रभुता से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है ये और इनके कॉरपोरेट मित्र, और उनका इंटरेस्ट दुनिया के किसी भी देश में बन सकता है, बच सकता है, तो उस देश के साथ संधि कर लो। मुल्क से कोई लेना देना इनको नहीं है। मैं सीधे बोल रही हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको और आपकी टीम को कोई लेना देना नहीं हमारे देश से। इसलिए आप बेहतर ये रहेगा जिनको बाहर बिजनेस दिलाए हो उन्हीं के साथ जाके बाहर सेटल हो जाओ, तो हमारे देश को तो छोड़ो कम से कम। कल संसद में लीडर अपोजिशन ने कहा कि देश को बेच दिया गया है, तो आप सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं देश को बेचा गया है, और हम इस बात के लिए खुश हैं कि इंडिया ब्लॉक ने 4 लेबर कोड्स के ऊपर प्रदर्शन किया था जब वो नोटिफाई हुए थे, और आज भी पार्लियामेंट के अंदर सारे अपोजिशन एमपीज ने हमारी 12 फरवरी के हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया है पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डट के लड़िए, क्योंकि आप अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। शुक्रिया मैम। ठीक है, हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जी, पता चला कि भाई आप प्रोटेस्ट करने के लिए भी आप लोगों को मना किया जा रहा है? सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, हम जब इसकी तैयारी कर रहे थे सर, 12 तारीख का पूरे देश में आह्वान है, और हमारा इंडियन हॉकर अलायंस पूरे देश भर में इसमें इस आंदोलन की सॉलिडारिटी में हमारे कई दूसरे राज्यों में भी आज प्रोग्राम हुए। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने वर्कर्स के, अपने लोगों के बीच में जाएंगे और उनको अवेयर करेंगे कि क्या है, क्यों है। जब इस बारे में कल मैं और मोहित भाई जब दिल्ली में कल हम अलग मार्केट में जाके बात कर रहे थे, हम जब मीना बाजार गए और मुश्किल से हम 5 मिनट थे वहाँ पे, हमने यही बैनर पोस्टर लेकर के अपने लोगों को बताया कि हमें इसमें शामिल होना है, क्यों होना है। 5 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस आ गई और उन्होंने हमें इस आरोप में उठा लिया कि आप पोस्टर लेकर के यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप पोस्टर लगा रहे हो। बोले सर, पोस्टर लगा भी रहे हैं तो भी गलत नहीं है, ये पीसफुल अगर कोई भी हम काम करें दिक्कत है। हमने ना नारे दिए, ना रैली निकाली, नहीं आपने परमिशन नहीं लिया। हमने बोला हमने तो पूरे देश भर में इस बारे में जानकारी है, और हम 11 को अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे, हम अपने लोगों को बात कब जाएंगे। तो नहीं, आपने हमें जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन को इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए हम आप पे शांति भंग की धाराओं में 751 में और इस सब में आपको बंद करेंगे। और ज़बरदस्ती हमें उठाया थाने में, ज़बरदस्ती हमारा फ़ोन छीन लिया गया। मतलब बिल्कुल वो CCTV फुटेज में रिकॉर्ड होगा। एक तो SHO साहब आए, काफ़ी बहसबाजी करी उन्होंने, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया, और उसके बाद हमारा फ़ोन छीन लिया गया, मेडिकल के लिए ले गए। लेकिन इसी बीच में AITUC के लीडर्स और बहुत सारे हमारे सभी साथियों ने थाने के बाहर घेराव किया उनका। 500,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए इमीडिएट लेवल में। तो लगभग 12 बजे रात को हमें छोड़ा गया है। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस देश में अपनी आवाज़ उठाना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करना, वो भी अपराध हो गया है, उसमें भी बंद करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट बोला कि आप सरकार विरोधी काम कर रहे हो। क्या अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठाना सरकार विरोधी है? क्या हमारे संविधान में
में मोर्चा करना, रैली करना या अपनी बात रखना कब से गैर कानूनी हो गया और इस पे हमें वो कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। और अभी दिल्ली की जो हालत है, क्राइम किस तरह से हो रहा है, आए दिन चाकू चलते, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा। पूरी पुलिस सर, वहाँ हमारे पीछे कम से कम 10 लोगों को लगा दिया गया, 2 लोग हमारे साथ लगा दिए गए, कोई हमारा फोन छीन रहा है, कोई और हमारे साथी को, ये मोहित भाई तब तक बाहर थे तो इन्हें पकड़ने में 2 लोगों को लगा दिए गए फोन में। तो मैं ये दंग रह गया कि एक आंदोलन को लेकर के हमने बोला भी कि क्या हम अपराधी हैं, हमने गलत किया, हम तो कानून को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब मैं परेशान हो गया कि इसके लिए उन्होंने इतने लोगों को लगा दिया, खुद का समय दिया, लेकिन उसी समय वहीं पर थाने में कुछ लोग आए जो मारपीट हो गई थी, उनको समझा बुझा के डरा करके कुछ साइड ले जाके वसूली भी होगी, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो करके उन्हें जाने दिया गया। तो जिसने मार खाई वो भी गया बेचारा और जिसने मारा वो भी चौड़े में निकल गया। तो अपराध के ऊपर कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पीछे हमें एक सादा सा पेन पेपर भी देने वो मना कर रहे थे जब हम चाहते थे कि हम अपना आवेदन लिखें। हमारा फ़ोन छीन लिया, हम उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ये किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब क्या पुलिस जो है वो आंदोलनों को या आम आदमी के मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? और ये सरकार विरोधी कैसे है, कैसे वो हमें बंद कर सकते हैं, ये हमारे समझ से परे है। और अगर ये अब हो रहा है तो अंग्रेजों के शासन में क्या गलत हो रहा था, मैं तो शौक हूँ। क्या अंग्रेजों से, ये काले अंग्रेज नहीं है, हम क्या उससे भी बदतर हालत में भी जी रहे? इसी के लिए हमारे देश के जो शहीद थे महात्मा गांधी, भगत सिंह ने क्या इसके लिए शहादत दी थी? तो हम बहुत ज़्यादा शौक हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार, ये देश, ये सिस्टम कैसे हमारे साथ न्याय करेगा, कैसे हमारे मजदूरों के साथ न्याय करेगा और कब तक हम ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब तक हम आवाज़ उठाने के लिए जेल जाते रहेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी वाले में, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको कैसे ये करें। लेकिन एक बात है कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ये करके हमें डरा देंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हमें तो अब आदत हो गई है, हम रोज जेल जाने के लिए तैयार हैं, फिर भी ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, फिर भी ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। देखिए, और ये बात किसी गांव दराज में नहीं हो रही है, दिल्ली में हो रही है। तो यहाँ पे पता भी चल गया कहाँ पे क्या होता होगा, खबर भी नहीं आती। जी जी जी, हमें हमारे ही साथ में अभी मनाली में आपसे इस बारे में बात हुई थी। मनाली में लोगों को इस बारे में नहीं पता था। जब मनाली में हमने बात की, हमें करीब 60-70 लोगों ने घेरा। वहाँ पे पुलिस के अलावा लोगों को बुला करके हमारे साथ मारपीट कराई गई और हमें गिरफ्तार करा लिया गया। जो थोड़े पिछड़ी जगह है, अभी कल हमारे पास न्यूज़ आया कि जमशेदपुर के जगहों में, कुछ जगहों पर जहाँ पे लोगों को उतना नहीं पता है, वहाँ पर बुलडोजर चला करके उनके काट तोड़ दिए गए हैं। बिहार में बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है, लगातार उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हर जगह पर पूरे देश भर में उजाड़ीकरण है, जबकि एक पूरा का पूरा कानून हमारे लिए बना है। झारखंड हाई कोर्ट के और कई सारे हाई कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट का 9 सितंबर 2013 का आदेश है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कुछ हो सकता है इस देश में? इन सभी आदेशों का उल्लंघन कर करके उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है और कोई भी इस बारे में आवाज उठाए, उसको एकमात्र उपाय रह गया कि उसको उठा करके थाने में बंद कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। ये पूरी तरीके से आंदोलन को और आवाजों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो दिल्ली की हालत है, आपने बिल्कुल सही किया। इन सब जगहों तक तो हम भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन उनके साथ बहुत ही बदतर व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट, सामान छिनतई रोज का एक मतलब ये बन गया है, आदत बन गई है वेंडर्स के लिए कि आज हमारे साथ होगा। मनाते हैं कि आज एक दिन हमारे साथ मारपीट ना हो या हमारे साथ वसूली ना हो, ताकि हम 2 पैसे घर लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर। वजीर जी, आज किस लिए यहाँ पर हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी रेहड़ी पटरी लगे, गरीबों का जो है मान लिया रोजगार में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोगों को आसानी से खाने पीने दिया जाए, कमाने दिया जाए, इसलिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं सबके सब। मोहित भाई, आजकल तो ये पहचान बड़ी परेशानी है, दाढ़ी टोपी लेकर। यही तो संघर्ष है, इसी का नाम तो संघर्ष है, यही तो पहचान की बात है। और हम सभी लोग, सभी दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं। और अभी हमारे संदीप वर्मा जी बता रहे थे, आप हम सभी लोग उनके साथ हैं, कांधे से कांधे मिलाकर। और हम सभी लोग स्ट्रीट वेंडर हैं। चलिए देखिए, ये लोग स्ट्रीट वेंडर, इनकी अपनी समस्या है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आज का बंद किस लिए है? क्योंकि देश में तो कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, विकास तो हो रहा है पर किस दिशा में हो रहा है, ये बात है। ये आज का जो बंद है, ये पर्टिकुलरली जो लेबर कोड है 4, जिसके अंदर लेबर को गुलाम बनाया जा रहा है। न्यूनतम वेतन की बात नहीं है, गारंटी जो मनरेगा में थी वो ख़त्म कर दी है।
किसान लोग जो अभी स्टेट डील हुई है उसमें किसान लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए। तो सर यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? यहाँ से ये सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमको इकट्ठे होकर इस मोदी सरकार को हटाना है। तो सर आपको लगता है कि ये इतनी मजबूत सरकार, इस सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर आप मजबूती का पैमाना पैसा और चुनाव आयोग है तो दूसरी बात है, अगर जनता है तो हम जीतेंगे। तो जनता को तो मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है सब कुछ खुशहाल है। मेन स्ट्रीम भी आपको भी मालूम है कि मेन स्ट्रीम भी किस दिशा में है, इसलिए लड़ाई मुश्किल है, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि इस देश की जनता जब समय आया है तो उठी है और लड़ी है। चलिए देखिए, जेल की जनता जब उठी है, लड़ी है, ये विवेक जी से ही पूछते हैं। सर ये कानून हटेंगे भी कि केवल सिर्फ इसी तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे? नहीं, देखिए 2019 में इन्होंने लागू किया था, बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और हमारी ये जारी रहेगी। अभी ये लंबी लड़ाई है। जैसे कि कृषि कानून आपने देखे, बहुत समय तक लड़ा गया, 800 किसानों ने कुर्बानी दी, तो ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं सरकार को। ये होगा, आज नेशन वाइड है, फिर नेशन वाइड होगा, फिर नेशन वाइड होगा, नहीं करने देंगे काम। ये सब थोड़ी ना कि हायर एंड फायर करके आप चलते बने और सब कुछ बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर अ पुअर डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पॉलिसी बनाओ गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से। बिजनेसमैन को आप जरूर सहूलियत दीजिए। आप क्या सहूलियत देते हैं? डालो ना अंबानी को, करो उस पर कार्रवाई, या पता करो अगर वो इनोसेंट है, बताओ ना, दो स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट तो दीजिए। जब देश में अंबानी का नाम उठ रहा है तो सरकार बताए क्या वो गिल्टी है, क्या वो इनोसेंट है, एप्स्टीन फाइल में उसका क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, राफेल का काम उसको क्यों दिया, 12 दिन पुरानी कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इसी को क्यों दिया गया, प्राइम मिनिस्टर डील से पहले वहाँ मार्केटिंग करने क्यों पहुंचे थे। ये बड़े सारे सवाल हैं। और अब जो डील में आपने देश को फिर बेचा है, जो यूएस ट्रेड डील हुई है, तो ये प्रोटेस्ट है। कम्युनिस्ट लड़ेगा, सोशलिस्ट लड़ेगा इस मुल्क का, और देश बचेगा अगर कम्युनिस्ट बचेगा। पर कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, 18% पे लिया है। जब 50% था तो भी मास्टर स्ट्रोक, 0% है तो भी मास्टर स्ट्रोक, 18% है तो भी मास्टर स्ट्रोक। कल मोदी बोलेंगे मैं चाइना जा रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक, बोलेंगे चाइना के साथ नहीं हूँ तो मास्टर स्ट्रोक। और क्या रिलेशनशिप आपकी रहेगी अब चाइना और रशिया के साथ? अगर आप रूस का तेल नहीं खरीदते हैं, आप अपने सबसे प्रिय अलाय को आपने छोड़ दिया। आप हाथ जोड़े चाइना पहुंचे थे, हाथ जोड़े शब्द यूज करूंगा, जब आपको लताड़ के 50% का टैरिफ लगाया था। एंड व्हाट स्टैंड विल चाइना टेक नाउ? कौन इस मुल्क को ट्रस्ट करेगा? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या मजाक? आप फिर चले गए ट्रंप के पास, क्यों? क्योंकि आपकी कुछ सीक्रेट्स उसके हाथ में है, वो ब्लैकमेल कर रहा है, देश ब्लैकमेल हो रहा है। यही सच्चाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गुलाम बने थे, और फिर आप अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बनने के रास्ते पे हैं। तो ये चीज़ें हैं और देश को खड़ा होना पड़ेगा, देश खड़ा होगा। इट इज़ नॉट जस्ट कम्युनिस्ट, देश का हर आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। तो कल जो राहुल गांधी ने कहा था कि देश को बेचा जा रहा है या बेच दिया गया है, वो बात बिल्कुल बेचा जा रहा है। हम चाहते हैं सरकारी नौकरियां हो, हम चाहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो। सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुल्क के अंदर गरीबों की संख्या ज़्यादा है, लोअर मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा है। कल टीवी पे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं साहब महंगाई इतनी कम हो गई है, ये भी अर्थव्यवस्था के लिए खिलाफ है। टाइम आ गया, महंगाई थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये इररेशनल स्टेटमेंट जो है सरकार लेकर के आई है। पूंजीवादी सरकार है, फासिस्ट सरकार है। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इनको लगता है कि हम डोमिनेट कर जाएंगे। ना हिंदू राष्ट्र बनेगा और ना हिंदू भी इनके साथ आएंगे। पर सर उनका मुद्दा तो क्लियर है, ब्लैंक पॉइंट पे दिखा रहे हैं कि मार रहे हैं गोली सीएम। कोई किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरीके से ये आए थे 2014 में और आज 2024 के बाद जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, इनके कैरेक्टर पे एक प्रश्न चिन्ह आ चुका है। आप जितना मर्जी डल मुसलमानों का दिखा लीजिए, लेकिन वो नहीं वर्क करेगा आपका। लास्ट में आपकी गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और जिस तरीके से लूट आपने मचाई है, बीजेपी के एसेट्स देखिए आप 10 साल में कहां से कहां पहुंचे, और 70 साल में कांग्रेस के आप कंपेयर करिए। मैं तो कम्युनिस्ट हूं, कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन लुक एट द एसेट्स ऑफ कांग्रेस, बेयर मिनिमम है। सरकारी आवास के अंदर दफ्तर चल रहा था कांग्रेस पार्टी का नेशनल, और इनका महल देखिए आप, झंडेवाला में देखिए आप, कौन सा हिंदू राष्ट्र। साथ में पार्किंग के लिए इन्होंने 1000 साल पुराना मंदिर ध्वस्त मारा, हर्षीनाथ का। तो देयर आर थिंग्स, इट इज अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, फासिस्ट गवर्नमेंट, रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनल सरकार है, और ये फेल होगी। पर ये सारी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए या ना दिखाए, ग्राउंड पे मूवमेंट्स चल रही हैं। सोशल मीडिया में आपके जैसे चैनल द स्वतंत्र जागरूक हैं
और बड़ा मुद्दे का काम आप कर रहे हैं, धमकियों के बावजूद कर रहे हैं। और आप जैसे पत्रकारों के जज्बे को मेरा सलाम है, जो प्रेशर में नहीं आए। आपको भी मोटी सैलरियां मिल सकती थी, इसमें आप होते। आपने एक अलग देश के लिए राह चुनी है। द कंट्री विल रिमेंबर यू वन डे एंड योर चैनल। चलिए ठीक है, देखिए आइए और लोगों से बात किया जाए कि क्या उनका विचार है। तो आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं दिल्ली स्टेट एटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सब ये कहते हैं कि मोदी बहुत पावरफुल है, तो क्या मोदी रावण से भी पावरफुल है? क्या मोदी कंस से भी पावरफुल है? ऐसी बहुत सी शक्तियाँ जो इतिहास में हमको पढ़ाया गया है कि किसी का भी दमनकारी नीति नहीं चल पाई है, आज इनका भी नाश होगा। कल इस हड़ताल की तैयारी में हमारे कुछ लोग लाल किला के आसपास छोटी सभा कर रहे थे। वहाँ से हमारे दो साथी, एक संदीप कुमार वर्मा और मोहित वलेचा को उठा के जामा मस्जिद पुलिस थाने में ले गई है, और जहां उनका मेडिकल भी हो चुका था और अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही थी। रात को पूरा प्रेशर बनाया गया और रात के 12 बजे जामा मस्जिद SHO ने लिख के माफ़ी मांगी है कि सॉरी, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम इनको रिहा कर रहे हैं। हम बार बार, सब लोग कहते हैं कि मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और हमें कहा जाता है कि आप कहाँ हो, तो हम सड़क पर हैं। हम सड़क पर हैं, हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले और बराबर इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि ये सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद। चलिए, वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन फिर से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया पुलिस वालों का। आइए देखते हैं। बंद करो, 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 बंद करो। साथियों, हमारे सारे देश से आए हुए मजदूर और हमारे सेंटर यूनियन के लीडर्स, आज हम यहाँ दिल्ली में जनता मंतर पर एक सांकेतिक धरना के लिए आए हैं। आज पूरे देश में स्ट्राइक है, दिल्ली में भी जगह जगह, सब जगह अपने हेड पर सुबह एजुकेशन किया और जगह जगह हड़ताल है। आज हम सारे दिल्ली से इकट्ठे होकर के यहाँ सुबह अपने हेड पर दिया और आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम जब तक ये लेबर कोड रद्द नहीं होंगे, मजदूरों के हक में जब तक नहीं होंगे, तब तक सारी सेंटर यूनियन और इंटक, जिसके अध्यक्ष माननीय संजीवा रेड्डी जी है, जिसके नेतृत्व में सारी सेंटर ट्रेड यूनियन ये प्रदर्शन कर रही है, जब तक वो वापिस नहीं होंगे, जब तक पूरे भारत का मजदूर 80% मजदूर बर्बाद हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि 80 करोड़ के करीब 5 किलो अनाज पर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और आपके यूनियन बनाने का अधिकार बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हड़ताल पे नहीं जा पाओगे। ऐसे 4 कानून के अंदर मजदूरों के जितने भी प्रो वर्कर्स प्रोविजन थे, उनको निकालकर प्रो एम्प्लॉयर प्रोविजन उसमें रख दिए गए हैं। और हमारे देश के अंदर जो देश का कामगार अपने खून और पसीने से देश का निर्माण कर रहा, देश को आगे बढ़ा रहा, उसको पूंजी के दबाव में आकर सरकार पूंजी के हितों में पॉलिसी बना रही है। आज हमारे देश के अंदर जितने भी साथी बैठे हैं, इनको मालूम है दिल्ली में वैसे 21,500 के करीब मिनिमम वेज है। इसकी वजह से सारे कर्मचारी आपके EPFO और ESI के बेनिफिट से बाहर हो गए। और हमारे साथियों को दिल्ली में कोई भी मालिक जो है वो 8,000 10,000 से ज्यादा वेतन नहीं देता है। 12-12 घंटे काम लिए जाते हैं। लेबर मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है। कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी फैक्ट्री में जाकर किसी भी कर्मचारी के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कोई भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने पूंजीपतियों को देश को लूटने के लिए पूरी छूट दे दी है। इसके खिलाफ पूरे देश का मजदूर, देश का किसान, देश के बिजली वाले कर्मचारी जिनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो सारे के सारे देश में सड़कों पर हैं। सरकार को चेतना चाहिए। ये उनको वार्निंग है कि अगर अभी भी आपको सूझ नहीं आई, अभी भी आपने हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ बैठकर वार्ता करके अपने कोडों को वापस नहीं लिया, मजदूरों के हितों पे किए हुए कटोराघात को आपने वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में देश के अंदर अनिश्चितकालीन की हड़ताल की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार आप लोगों ने बनाई है, अगर आपके हित में काम नहीं करेगी, पूंजीपतियों के हित में पॉलिसी बनाएगी, तो आपकी ताकत अपनी वोट से आप बना भी सकते हैं सरकार, अपनी वोट से सरकार गिरा भी सकते हैं। ये आपका इतिहास है। इसी को दिखाने के लिए
आज दिल्ली के अंदर तमाम दिल्ली के कोने कोने से पूरी फैक्ट्री बंद कराने के बाद आप हजारों की तादाद में बहनें और भाई यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इनकी किसी की नौकरी सुरक्षित नहीं है। 12-12 घंटे इनसे फैक्ट्री में काम लिया जाता है और 8,000 10,000 से ज्यादा इनको वेतन नहीं दिया जाता है। और अगर काम के ऊपर कोई चोट लग जाए, ऐसे कानून बना दिए कि उसका कंपनसेशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठेकेदार का लाइसेंस 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया। अब कोई भी 50 से नीचे ठेकेदार अगर वर्कर को यूटिलाइज करेगा, उसके ऊपर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं हो पाएगा। और किसी भी वर्कर के ऊपर मालिक कितना भी कठोराघात करे, कितना भी उसके ऊपर अत्याचार करे, भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन जो कि बंद कर दी गई है, उनको चालू कराने के लिए, अपने श्रम कानूनों को बचाने के लिए आज 10 मजदूर संगठन, हम जो पिछले 10 साल से ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, आज हमारे साथ देश का पूरा किसान गांव के अंदर, तहसील के अंदर पूरे देश को बंद करने के लिए हमारे साथ मिला हुआ है। आज बिजली कर्मचारियों के, इंजीनियर और उनके कर्मचारी, पूरी फेडरेशन हमारे साथ है। अभी सरकार ने फैसला कर लिया कि भारत के नेशनलाइज बैंकों का 49% फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट करने का इजाजत दे दिया है। हमारी प्रॉफिट मेकिंग इंश्योरेंस कंपनी को 100% FDI को अलाउ कर दिया है। जितने हमारे देश के प्राइवेट बैंक है, जिसके पास देश की जनता का 85 लाख करोड़ रुपया डोमेस्टिक सेविंग पड़ा है, उसको भी विदेशी बैंकों के हाथ में देने का फैसला कर लिया है। तो ये देश पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, विदेशी पूंजी की ताकत पे काम कर रही है। हमारे देश का 64 करोड़ से वर्कर जो अपने खून और पसीने से अपने देश को चला रहा है। तो हमारा ऐलानिया तौर पर सरकार को चेतावनी है, अगर देश के निर्माणकर्ता का खून और पसीने की कीमत को बेचने का काम किया, उनका सम्मान आपने डिग्निटी खोसने का काम किया, तो आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो लिहाजा पहली दफा हमारे बीच में रेलवे के भी साथी हमारे बीच में आए हैं। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का बहादुर साथी पीसी शर्मा भी हमारे बीच में। ये भैया दूसरा कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आप मंच पे आइए, जिसने बोल रहा है। दोस्तों, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस वाले साजिश कर रहे हैं सरकार के इशारे पर। एक पुलिस वालों को भी वार्निंग देता हूँ, अगर देश के मेहनत के मजदूरों के ऊपर इस तरीके का ये साजिश करेंगे, हमारी मीटिंग को खराब करने का काम करेंगे, तो आज के बाद पुलिस के खिलाफ भी देश का मजदूर अखाड़ा खोलेगा और होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अगर इस तरीके से हिंदुस्तान आजाद देश में हमारे को अपनी आवाज को रखने के लिए अगर सरकार इस तरीके का साजिश करेगी, यहाँ पर बुला बुलाकर हमारे सारे प्रदर्शनकारियों को माइक आमने सामने लगाकर हमारी मीटिंगों को खराब करने का काम करेंगे, ये दिल्ली पुलिस का क्या काम बनता है? जब यहाँ पर मजदूर शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये हमारे शांतिपूर्वक धरने को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं पुलिस अधिकारियों को यहाँ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को खराब करने का काम ना करें। हमारे बीच में पहली दफा भारतीय रेलवे के अंदर बड़ी यूनियन जो काम कर रही है, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, और NFIR का जनरल सेक्रेटरी पीसी शर्मा भी हमारे बीच में है। मैं दिल्ली के प्रेसिडियम से बात करूंगा, जो उनकी प्लानिंग है उसके हिसाब से वो मीटिंग को चलाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, बंद करके नारे का जवाब आना चाहिए। दुनिया भर के मेहनत कशों पार्लियामेंट में जानी चाहिए। दुनिया भर के मेहनत कशों जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। देश के मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। हमारे बीच में बहन अमरजीत भी आने वाली है और तपन सेन बात करने दीजिए। आप मेरा हाथ बंद करिए, डोंट टच मी। और साथी पीछे अशोक सिंह भी हैं जो इंटक के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इंटक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी सम्मानित नेता हमारे बीच में है। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारी दिल्ली की प्रेसिडियम जिनके जिम्मे है इस मीटिंग को चलाना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगले स्पीकर को बुलाए। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, धन्यवाद।
फौज को भेजे और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके घर से उठवा के ले गए, लेकिन हमारे साथ जो किया है वो उससे कम नहीं है। हमारे देश की अस्मिता के साथ वो अकेलों ने खेल नहीं किया है, हमारे देश की हुकूमत ने उनके साथ मिलकर खेल किया है। जिस तरीके की ट्रेड डील लेके आए हैं, जो हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारे छोटे बिजनेस के लिए, हमारे छोटे ट्रेड के लिए एक किस्म का मृत्युदंड संहिता है। सच नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लगातार। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारा जो सब कुछ सामान अमेरिका में जाता था उसमें 3% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगता था। अब अमेरिका ने उसको 6 गुना बढ़ाया, 18% किया है। और जो हमारे देश में उनका सामान आता था, उनकी अलग अलग आइटम पे उनको टैरिफ लगता था, वो 10 से 40% होता था, वो इन्होंने 0 कर दिया। हमारा पूरा खेती का सेक्टर खोल दिया, हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर खोल दिया है। और तो और जो सीड बिल इस देश की सरकार लाई है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने की बदनाम मोन्सेंटो जैसी कंपनियों को न्योता दिया गया। तो केवल किसान और खेती पे हमला नहीं है, आम हिंदुस्तानी पे हमला है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर सीड्स दिए जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की नस्लों का क्या होगा। इसलिए ये देश की सरकार अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई बाहर से फौजें लेकर के आएगा और हमारे देश का अपने को बादशाह डिक्लेयर करेगा। आज नया जमाना है। इस नए जमाने के अंदर अगर आप किसी का ट्रेड पकड़ लेते हो, बिजनेस पकड़ लेते हो, उसके पब्लिक सेक्टर को छिन्न भिन्न करा देते हो, उसके प्राकृतिक साधनों के मालिक बन जाते हो, उसके जंगलातों के मालिक बन जाते हो, तो फिर आप उस देश को पूरी तरह से गुलाम कर चुके होते हो। आज उसी मॉडर्न एज के अंदर है कि ट्रंप की हुकूमत नई किस्म के साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। इसीलिए यूं ही पैलेस्टाइन की ऊपर हमला और 65,000 से ज्यादा लोगों को नेस्तनाबूद करना केवल पैलेस्टीनियंस के लिए ही नहीं, वो इतना बड़ा धक्का था। वो असल में पूरी की पूरी गेम है, पूरे ट्रेड रूट को पकड़ने की, सड़क के रूट को पकड़ने की, हवाई के रूट को पकड़ने की, पानी के रूट को पकड़ने की। पूरी दुनिया में साम्राज्यी देशों में और पूंजीवादी देशों के अंदर होड़ मची हुई है दूसरे देशों को गुलाम बनाने की, और हमारे देश की हुकूमत उस गुलामी को बनाने वाले रास्ते में उनकी छुटभैया बनी हुई है। इसलिए हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, आज इस 12 फरवरी की जो पूरे देश के अंदर लोगों ने प्रतिरोध दिखाया है, हड़ताल की है, सड़कों पे आए हैं, रास्ता रोको, रेल रोको किया है, ये एक पड़ाव के रूप में है। जैसे बाकी साथियों ने आपके बीच में रखा होगा, मुझे मालूम है जो साथी पहले बोले वो लेबर लॉज के बारे में एक्सटेंसिवली बोल चुके होंगे। वो तो मैं एक ही सेंटेंस में काफी है मुझे कहना कि ये हुकूमत भरण व्यवस्था को मानती है, और उस भरण व्यवस्था में जो ये भेदभाव करते हैं उसमें सबसे छोटे पायदान पे जिनको इन्होंने रखा है, मानवता के ऊपर पूरा प्रहार करते हुए सभी श्रमिकों को वो श्रेणी दी है इनकी ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी में। इनके हिसाब से किसी को अब वहम नहीं रहना चाहिए, जो व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज है, जो ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज है, जो असंगठित मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स है, वो किसी भी फॉर्म के आप काम करने वाले हो, सरकार का ये मानना है आपकी ये फर्ज है, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये सेक्रेट ड्यूटी है, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप यही काम करते रहो, अधिकार की बात मत करो। लेबर तुम्हारा राइट नहीं है, लेबर करना तुम्हारा धर्म है, सेक्रेट धर्म है, ये उनकी ड्राफ्ट पॉलिसी बताती है। तो इनके जो श्रम कोड है या जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, आने वाले दिनों में श्रमिकों के हर अधिकार को छीनते हुए उनको गुलाम बनाने की दिशा की तरफ है। और उसी हिसाब से जहां वो इकोनॉमी की तबाही कर रहे हैं, उस इकोनॉमी की तबाही के अंदर
उसके साथ साथ वो हमारे देश के अंदर उत्पादन करने वाली शक्तियों को कुचलने में लगे हुए हैं। तो इस देश की आजादी में हिस्सा ना लेने वाले आज इस देश की आजादी के ऊपर खतरा बन गए। इस देश के भाईचारे में यकीन ना करने वाले आज हमारे देश में भाईचारा खत्म करने की चालें रच रहे हैं। इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं किए ये लोग कि हमारा देश स्वतः स्फूर्त एक सॉवरेन एक वेलफेयर स्टेट है, जिसको हम सोशलिस्ट इंडिया बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के हिसाब से, लेकिन अभी वेलफेयर स्टेट है। ये सरकार वो वेलफेयर स्टेट भी नहीं रहने देना चाहती और यही कारण है कि मनरेगा के कानून को दफन किया है इन्होंने लोगों के अधिकार, जो रोजगार का अधिकार था, उसको छीना है उस मनरेगा को खत्म करने के चलते हुए। और जो नया कानून लाए हैं वो सप्लाई बेस्ड है, वो डिमांड बेस्ड नहीं है। हम तो इस दौर में थे मनरेगा को लेने के लिए कि गांव में काम नहीं है तो आप काम मांगेंगे, काम मांगेंगे आपको जॉब कार्ड मिलेगा, आपको जॉब कार्ड मिलेगा तो जॉब देनी पड़ेगी, आप जॉब नहीं दे पा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा। उसी तरीके का कानून मनरेगा जैसा हम शहर में चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस कानून को खत्म कर दिया। इसलिए ये हुकूमत ले दे के जो बोलती है 82 करोड़ को हम अनाज खिला रहे हैं, ये गुरु गोलवलकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। गोलवलकर ने एक बात कही थी, अगर किसी भी देश के ऊपर मजबूती से शासन करना है तो अपने 2-3 मित्र चुन लो और पूरे के पूरे प्राकृतिक साधन और संपदा उन 2-3 मित्रों के हवाले कर दो और 90% से ज्यादा जनता को भूख के कगार पे रखो और फिर देखो तुम कितनी मजबूती से राज करते हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप अपने गुरुओं के चेले हैं, आप उनके स्वयं सेवक हैं, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी हकीकत क्या है, आपका रास्ता क्या है। और ये 12 फरवरी का जमावड़ा हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है और इसके बाद लंबी लड़ाइयों के लिए हम तैयार हैं। कोशिश की गई सब जगह पे एक के बाद एक कंसिलिएशन के नाम के ऊपर हर सेक्टर के लोगों को बुलाया इस गवर्नमेंट ने, जहां नहीं बनता था वहां भी बुलाया, डराया गया, धमकाया गया, नोटिस दिए गए हड़ताल वापस लो। लेकिन आपको मुबारक, हमारे वर्कर्स डरे नहीं, हमारे एम्प्लॉइज डरे नहीं और वो मैदान के अंदर रहे। कल रात में जैसे इलाकों के अंदर आप लोग दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में अपनी तैयारियां कर रहे थे और आज सुबह जुलूस भी निकाले, कई जगह के ऊपर पुलिस की तरफ से कोशिश हुई कभी रोकने की, कभी डायवर्शन देने की, आपने सब वो झेला और अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया मिलजुल करके। कल जो कुछ हॉकर्स वेंडर्स के साथी जो थे वो इधर पुरानी दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो पुलिस का SHO पुलिस भेजे और उनको अरेस्ट करके ले गए और कह रहे हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बैनर लेके, पर्चा लेके पब्लिक के बीच में घूमने का। अरे कौन सा कानून ले आए? पुलिस को, प्रशासन को, RLCs को, DLCs को, CLC को, सबको लगातार सरकार की तरफ से प्रेशर था। अरे क्यों डर गए तुम इतना? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 तारीख को, जब पता लगा 2:30 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, तो 1 बजे मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं अपनी, लेबर मिनिस्टर, और सारे मीडिया को वहां बुलाते हैं। मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को बताया कि मंत्री जी ने बुलाया है और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की जो इज्जत है उसको तार तार कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल किया, तथाकथित सो कॉल्ड सर्वे रखा, उस सो कॉल्ड सर्वे की रिपोर्ट दी 60%, 64%, 55%, 50% अलग अलग पदों में गिनाया। वर्कर बड़े खुश हैं लेबर कोड्स के ऊपर। क्यों डर गए आप? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? क्यों ये खाना पूर्ति कर रहे हैं? तो सरकार को मालूम है वर्कर उठ चुका है, किसान मैदान में है, खेती हर मजदूर, तुमने उनको मनरेगा का कानून वापस लेके पीटा है, सब मैदान में है। और ये अब हम एक बार मैदान में आए हैं तो ये सोच के आए हैं, नहीं तो 9 जुलाई तो अभी हम हड़ताल करके हटे थे
25 करोड़ की मोबिलाइजेशन हम लोगों ने की थी। हमने तभी कहा था कि इस किस्म का ट्रेड डील मत कीजिए, लेबर कोड्स मत लाइए। सरकार फिर भी वो सब कुछ की, तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने ये हड़ताल केवल स्टार्टिंग के लिए की है और इस हड़ताल के बाद आने वाले दिनों में लंबी लड़ाइयां होगी और मेरे को पूरा यकीन है उस लंबी लड़ाइयों में हम तैयार होंगे। हम तैयार है ना? तैयार है। हम इसलिए तैयार हैं, अंग्रेजी राज से इस देश को मुक्ति दिलाने में हम वर्कर्स ने रोल अदा किया, हमारी यूनियनों ने रोल अदा किया। आजाद कराने में हिंदुस्तान में मजदूरों ने अपना खून दिया, किसानों ने अपना खून दिया और आज आजाद हिंदुस्तान में हमारी आजादी को खतरा है, हमारे संविधान को खतरा है, हमारी संप्रभुता को खतरा है, हमारे रोजगारों को खतरा है, हमारे पब्लिक सेक्टर्स को खतरा है। हर अदारे के अंदर खतरे की घंटी बज रही है। तो आज हमारे लिए जरूरी है फिर से अपने शहीदों को याद करें और आने वाले दिनों में हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार रहें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 जीतेंगे। योगेश भाई, अब इसमें कोई शक नहीं है कि पूंजीवादी सरकार है ये? हमें तो पहले भी शक नहीं था, जब कांग्रेस थी तभी भी पूंजीवादी सरकार थी। अब तो पूंजीवाद में जो होता है ना मोनोपोली, अब मोनोपोली की सरकार हो गई। पूंजीपतियों में भी कुछ की, जैसे किसान आंदोलन ने नारा दिया था ना अडानी अंबानी की सरकार, तो अब वो चंद घरानों में दुनिया की संपत्ति को समेटते हुए जा रहा है और ये ट्रेंड दुनिया के लेवल पे है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि दुनिया के जो 12 सबसे अमीर लोग हैं उनके पास इतनी संपत्ति है जितनी दुनिया की आधी आबादी यानी 4 अरब आबादी के पास जितनी संपत्ति है। तो कहने का मतलब दुनिया एक छोर पे जा रही है और हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो टेंडेंसी थी उसी तरफ दुनिया जा रही है। अब ये वर्ल्ड वार के बाद क्रांतियाँ होंगी या क्रांतियाँ वर्ल्ड वार को रोक देंगी, क्योंकि वर्ल्ड वार हो गया तो इस बार क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर इतने विध्वंसक हथियार हैं, अगर वो सारे चल गए तो इंसानी जीवन बचने वाला नहीं है धरती पर। तो इसलिए पूंजीवाद और एकाधिकारी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना हर ही उस न्याय पसंद इंसान का कर्तव्य हो जाता है जो इस इंसानियत से, मानवता से प्यार करता है। जी बराबर आजकल बीमार भी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि फ्री यातायात सुविधा का लाभ उठाए। आपके लिए यातायात सुविधा मुफ्त मुफ्त मुफ्त। बाहर खाली बसें खड़ी है, बाहर आ जाए। फ्री यातायात सुविधा का लाभ उठाए, फ्री यातायात सुविधा का लाभ उठाए। फ्री फ्री फ्री। देखिए गरीबों के लिए सब कुछ फ्री चल रहा है। के लिए आपके लिए बसें खड़ी हैं, कृपया करके बाहर आके बसों में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। आखिरी 3 बसें रह गई हैं, उसके बाद यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं होगी आपके लिए। कृपया करके बाहर आ जाए और मुफ्त यातायात सुविधा का लाभ उठाएं। ये पहले कभी आंदोलन के बीच में ऐसा होता नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से ये शुरू करने लगा, शायद आवाज का दबाया जा रहा है। देखिए, एक तो ये भी है कि ये अपनी आवाज़ थोप रहे हैं, दूसरा ये है कि ये ऑफर इन्हीं के लिए है। हमने कुछ महीने पहले मासा का बड़ा प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पे 700-800 हज़ार के आसपास लोग आए थे, तो हमारे लोगों को अंदर आने के लिए रोक दिया गया था और इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से 3 घंटे बाद निकाल दिया गया। 3 क्या 2-2.5 घंटे बाद बोले बंद करो बंद करो बंद करो। तो कहने का मतलब स्टेट अपने लोगों को जो स्टेट के लिए दिक्कत तलब नहीं है उसको चुनौती नहीं देते हैं, उनके लिए तो बसें भेजता है और जो स्टेट के खिलाफ जनता के लिए काम करते हैं तो उनको यहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता है, करने दिया जाता है तो वो शॉर्ट या उसको डिस्टर्ब किया जाता है। क्योंकि जी आज यही बताइए, ये भी पता चल रहा है कि वो आजकल ये परमिशन और इन सब का आपको बैनर या पोस्टर बांटते हैं, इसको भी रोका जाता है कि परेशानी होती की जा रही है आजकल? बहुत दिक्कत हुई मेरे को। तो मैं आपको बताऊं कि कल ही की बात है, मैं एक साइकिल, उस पे एक चैलेंजर, एक झंडा लगा रखा और मैं बवाना औद्योगिक क्षेत्र में
गली गली घूम के मजदूरों को अनाउंस कर रहा था ये आज की हड़ताल के लिए। तो जब तक पुलिस वाला नहीं मिला तब तक तो चलता रहा। मालिकों में से तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, हालांकि कुछ आए कि तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, मैं वो कोई नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। फिर एक पुलिस वाला मिल गया, वो बोला परमिशन दिखा। मको राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। मको हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने के लिए सूचना दे दी है और यहाँ प्रचार करेंगे तभी तो जंतर मंतर जाएंगे। तो मतलब उसने आधा पौना घंटा, लेकिन वही है कि ये जितना दमन करते हैं उतना हमारा प्रचार होता है। तो मैंने बोला कि तूने मेरा ज़्यादा प्रचार करवा दिया, जितना मैं नहीं कर पा रहा था ना उससे ज़्यादा प्रचार तूने करवा दिया। चलिए देखिए, आज यहाँ पर था भारत बंद का ऐलान था और किस तरह से इन लोगों को प्रोटेस्ट करने में, प्रोटेस्ट का जब प्रचार करने में किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, आपको ये भी आज पता चला होगा। तो इसी तरह की स्वतंत्र में आप खबरें बराबर देखते रहेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। ये देखिए, ये पढ़ लीजिए, ठेका नहीं, ये दिखाइएगा ज़रा, बैनर दिखाइए, बैनर दिखाइए। ठेका नहीं, पक्की नौकरी दो, यूनियन बनाने के अधिकार पर हमला नहीं चलेगा, गुलामी दस्तावेज 4 लेबर कोड रद्द करो। इसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो क्या होगा, कुछ बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, जो भी होगा आपको दास स्वतंत्र पे दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी